हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपको तीसरे चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जिसको कहते हैं कोलराउस का नियम, जो तनु विलयनों पर लागू होता है। कोलराउस के नियम को पढ़ेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसके लिए हम लिख देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोलराउस नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो तनु विलयनों पर लागू होता है। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं कि तनु विलयनों पर कोलराउस नियम कैसे लागू होता है। तो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, मतलब यहाँ पर है अनंत तनुता पर, तनुता इतनी होनी चाहिए कि अनंत हो जाए। अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है, कोई भी हम पदार्थ मिलाएं उसको अनंत तनुता पर घोलें। जैसे 5 लीटर में, यदि 5 लीटर जल में हम 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड अगर उसमें हम घोल देते हैं, यदि जब वो पूरा घुल जाता है तो 5 लीटर तो अनंत हो गया ना। अगर थोड़ा 100-200 ml होता और उसमें हम सोडियम क्लोराइड का थोड़ा सा टुकड़ा मिलाकर उसमें घोलते तो वो अनंत तनुता में नहीं आता। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा विलायक होगा और उसमें थोड़ी सी मात्रा विलेय पदार्थ की होगी तो तनु विलयन अनंत पर पहुंच जाएगा। पता नहीं कितना तनु है। जैसे कि एक ड्रम में 500 ml 500 लीटर विलायक में यदि हम सोडियम क्लोराइड या HCl या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उनको घोल देते हैं तो उस समय उनकी तनुता अनंत हो जाती है, क्योंकि विलायक की मात्रा ज़्यादा है। 500 मतलब घरों में लगे हुए ड्रम, टंकी, वाटर टंकी होती है, जो उसमें अगर हम थोड़ी सी पदार्थ की मात्रा डालते हैं, जब उसका वियोजन पूर्ण हो जाता है, ड्रम में जो जल भरा हुआ है वो विलायक अधिक मात्रा में होता है, तो उस समय जो पदार्थ मिलाते हैं वो कम मात्रा में होता है, यानी कि तनुता ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, अनंत हो गई। तो अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है तो विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता के बारे में बताया था हमने। तुल्यांकी चालकता को बताते हैं लैम्डा ई क्यू कप्पा इंटू 1000 बटे एन, यानी एन नॉर्मलता से है। नॉर्मलता एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करनी होती है। जैसे मोलरता में मोलों की संख्या, मोललता में मोलों की संख्या चाहिए होती है, और पार्ट्स पर मिलियन में हमें एक पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या, उसकी ppm कहलाती है। इसी प्रकार से जब उसमें हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना होता है तो तुल्यांकों की संख्या चाहिए होती है। तो आगे कह रहा, तो विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता में जो भी उसके विद्युत अपघट्ट को हमने घोला है अनंत तनुता पर, उसमें जो आयन बनेंगे, धन आयन और ऋण आयन, उसमें प्रत्येक आयन का अपना निश्चित योगदान होता है। इसका कहने का मतलब है कि जो आयन विद्युत धारा के लिए काम करेंगे, यानी कि जो विद्युत धारा को दौड़ाएंगे, प्रवाहित होगी जिनमें विद्युत धारा, तो उनमें हर एक आयन का एक निश्चित योगदान होता है, चाहे वो धन आयन हो चाहे वो ऋण आयन हो। जैसे ये एक क्या है, तुल्यांकी चालकता वाला विलयन विद्युत अपघट्ट है जिसकी तनुता है अनंत। ये घातों में जो इन्फिनाइट लगा है, अनंत का निशान, तो ये बता रहा है कि विलयन तो है विद्युत अपघट्ट का, लेकिन उसकी तनुता अनंत पर है। तो उसमें जो तुल्यांकी चालकता में यू की धन आयन होगा, उसकी चालकता और मोलर दूसरे की तुल्यांकी चालकता यानी कि ऋण आयन, इन दोनों की चालकताओं का एक निश्चित योगदान होगा। दोनों ही विद्युत धारा प्रवाहित करने का कार्य करेंगे। तो अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है तो विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। इसी बात को हम मोललता में आ जाते हैं, मोलों के हिसाब से समझते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, कोई भी विद्युत अपघट्ट हो उसकी मोलर चालकता लैम्डा m अनंत तनुता पर, किस पर,
अनंत तनुता पर। ये जो लिखा है इनफिनाइट, इसका मतलब है अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट के द्वारा दिए जाने वाले। अब विद्युत अपघट्ट, जैसे हम पहले से ही एक बॉक्स में बहुत सारा जल भर लेते हैं या कोई और विलायक ले लेते हैं, इसमें हम क्या डाल दें, 1 ग्राम H2SO4। ये जो H2SO4 डाला है इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्ट द्वारा दिए जाने वाले धन आयनों और ऋण आयनों के योग के बराबर होती है। जब ये विद्युत अपघट्ट जैसे H2SO4 डाला गया तो ये बनाएगा हाइड्रोजन आयन और एक बनाएगा सल्फेट आयन। तो 2 हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे और 1 सल्फेट आयन बनेगा। इन आयनों का योग ही विद्युत मोलर चालकता के बराबर होता है। तो इसे हम लिखते हैं लैम्डा m, यानी मोलर चालकता वाला विलयन जिसकी तनुता है अनंत पर। इसके जो धन आयन मोलों में होंगे उसका योग प्लस ऋण आयन जो मोलों में होंगे अनंत तनुता पर, उनका योग उस मोलर चालकता के बराबर होगा। यही बात कहलाते हैं कोलराउस का नियम। कोलराउस के नियम में यही बात बताई जाती है और इसके निम्न अनुप्रयोग होते हैं। कोलराउस नियम के निम्न अनुप्रयोग होते हैं। इतना ही टॉपिक आपसे 2 अंक का पूछा जाएगा। 2 अंक में ही आपको इसके बारे में बताना होगा। 2 अंक में ये पूछा जाता है कोलराउस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। तो अनुप्रयोग आपको इसके 4 से 6 बता देंगे, 4-6 जो भी होंगे इसके अनुप्रयोग बता देंगे कि इसका अनुप्रयोग किस किस चीज़ों में किया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको पूरी तरीके से ओपन करके बताएंगे, वरना एक लाइन में बता देंगे कि बस इतना ही आप इसमें लिखकर छोड़ दें। तो अब आ जाते हैं कि कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। अब इसको रफ कर देते हैं और लिखेंगे कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। ये पूरा हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी स्टूडेंट जो हैं वो अपने नोट्स में से अच्छे से नोट कर लें और याद कर लें। बस समझने की बात है कि जो भी आयन बनते हैं उनकी जो चालकता होती है वो धन आयनों और ऋण आयनों के बराबर होती है, या कहेंगे उनकी चालकता में एक निश्चित योगदान होता है। तो लिखेंगे कोलराउस नियम। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, अपना कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस का नियम इन 6 कार्यों में अनुप्रयोग किया जाता है। नंबर 1, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलक चालकता का निर्धारण करने पर। दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो भी होंगे उनकी अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी उसका निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। उसके बाद में दूसरा, वियोजन की मात्रा की गणना करने में। वियोजन की मात्रा की गणना करने में। तीसरा है, कितना जो पदार्थ है वो वियोजित हो गया है उसकी मात्रा कितनी है जो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुई है, यानी एकत्र हुई है, तो उसकी मात्रा की गणना करने में। दूसरा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनिक स्थिरांक ज्ञात करने में। दुर्बल विद्युत अपघट्ट का जो आयनिक स्थिरांक होता है उसका कैसे मान निकालेंगे उसमें। नंबर 3, अल्प विलय लवण। अल्प विलय जो कम घुलता है उस विलय की विलेयता का निर्धारण करने में। विलेयता कितने प्रतिशत है उसका निर्धारण करने में। नंबर 5, जल का आयनन गुणनफल ज्ञात करने में। जल का आयनन गुणनफल जितना होगा उसका भी निर्धारण इस नियम के अनुसार किया जा सकता है। नंबर 3, आयनिक गतिशीलता का निर्धारण करने में। ये 6 नियमों में कोलराउस नियम का अनुप्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले नियम पे आ जाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। दुर्बल विद्युत अपघट्ट आप जानते हैं जैसे NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा होता है CH3COOH, यानी कि वे पदार्थ जिनका वियोजन पूर्ण नहीं होता है,
या जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अनंत तनुता पर जब ये वियोजित होंगे तो क्या होगा, वियोजन का सूत्र मोलर चालकता लैम्डा एम बराबर होगा यहाँ पर मोलर चालकता के लिए लैम्डा एन प्लस इन्फिनाइट लैम्डा एन माइनस इन्फिनाइट। तो ये जब वियोजित होते हैं, जैसे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका वियोजन होगा तो एक बनेगा अमोनियम आयन और दूसरा बनेगा हाइड्रोक्साइड। इनके मान जो भी दिए जाएंगे उनको हमें क्या कर देना, ऐड कर देना। जब इन दोनों आयनों के मान जो चालकता है उनको हम योग कर देंगे तो हमें मोलर चालकता का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे लैम्डा एम, यहाँ पर ले लेते हैं NH4OH, इसकी तनुता अनंत। जब ये निकलेगा तो इसके विलायक से आयन प्रोड्यूस होंगे तो एक निकलेगा अमोनियम आयन और अनंत तनुता पर, और एक निकलेगा हाइड्रोक्साइड आयन अनंत तनुता पर। इनकी जो चालकताएं होंगी, मोलर चालकताएं जो भी दी जाएं, जो भी प्रश्न से में आपको दी जाएं, जैसे मान लिया इसकी 2 दी गई, इसकी 3 दे दी गई, टोटल कितना हुआ 5, तो मोलर चालकता उस विलयन की निकल आएगी। ये मान लिया है, माना ये अमोनियम आयन की चालकता 2 है और हाइड्रोक्साइड की चालकता 3 है, तो इसको ऐड कर लिया। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि अमोनियम आयन की इतनी चालकता है और हाइड्रोक्साइड आयन की इतनी चालकता है। इसको आपको क्या करना है, बस ऐड कर देना है तो आपको मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। अब बताता है वियोजन की मात्रा की गणना करने में, इसको रफ कर देते हैं। वियोजन की मात्रा को हम ले लेते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। वियोजन की मात्रा को हम बोलते हैं अल्फा। वियोजन की मात्रा की गणना करने में तो हम इसको लिखेंगे, वियोजन की मात्रा में पदार्थ की चालकता, यहाँ पर लिख देंगे पदार्थ की चालकता, और फिर लिख देंगे अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर चालकता, तो इसका मतलब होगा चालकता। इसका मतलब ये हो गया कि पदार्थ की चालकता वो अल्फा लैम्डा सी है। चालकता को हमने बताया था सी से प्रदर्शित करते हैं। अब पदार्थ है तो उसको हमने लैम्डा सी मान लिया, और विशिष्ट चालकता होती तो उसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते। यहाँ विशिष्ट की कोई बात नहीं दी गई, ना तो मोलर बताए गए हैं और ना ही उसका तापमान बताया गया है। तो विशिष्ट की कोई बात नहीं है, या अनोखी कोई बात नहीं है। विशिष्ट का मतलब होता है अनोखा, अनोखे कोई बात नहीं है, तो यहाँ चालकता। और अनंत तनुता पर चालकता लैम्डा इन्फिनाइट बना देते हैं। तो हमें 2 चालकताएं ज्ञात होनी चाहिए। एक पदार्थ की अपनी पर्सनल चालकता क्या है कि पदार्थ चलता कितनी तेज है, कितने तेज आयनों में प्रोड्यूस होता। उसके बाद अनंत तनुता जब उस पदार्थ की कर दी जाए, यानी कि उसमें और विलायक घोल दिया जाए, विलायक और मात्रा में बढ़ा दिया जाए, जब अनंत तनुता हो जाए तो पदार्थ की चालकता में अनंत तनुता पर चालकता से यदि हम भाग कर दें तो हमें पदार्थ के वियोजन की मात्रा भी ज्ञात हो जाती है। पदार्थ कितना वियोजित हो रहा है, कितने मात्रा में, 1 ग्राम 2 ग्राम, तो क्या हो जाएगा अल्फा बराबर लैम्डा सी बटे लैम्डा इन्फिनाइट घात में। नंबर 3, दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन स्थिरांक जानने में। आयनन स्थिरांक वो Kc, जैसे हमने मान लिया हमारा कोई प्रोडक्ट है AB अभिकारक है और ये उत्पाद बनाता है A धन आयन और B ऋण आयन बनाएगा। ये हमने AB कोई पदार्थ घोला है, क्योंकि विलायक में हमेशा कोई यौगिक ही घोलते हैं, तो ये AB यौगिक है, एक ने धन आयन बनाया, दूसरे ने ऋण आयन। तो इसकी चालकता को हम कैसे ज्ञात करेंगे, Kc बराबर धन आयन इंटू ऋण आयन की चालकता बटे विलायक की चालकता। यदि हम धन आयनों और ऋण आयनों की चालकता में धन आयनों और ऋण आयनों की चालकता का गुणा करके हम कुल यौगिक की चालकता से यदि हम भाग दे देंगे तो हमें उसका स्थिरांक मान ज्ञात हो जाएगा, जो भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट होंगे। तो Kc बराबर होता है A धन आयन इंटू B धन आयन बटे AB।
ये हो गया नंबर 3 दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन स्थिरांक ज्ञात करने। अब आ जाता है चौथा, अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में। बहुत से लवण विलेय ऐसे होते हैं जिनकी विलेयता बहुत कम होती है, धीरे 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 विलायक में घुलते हैं। अगर आप उसमें बाह्य बल लगा दें या किसी लकड़ी हत्थे की सहायता से उसको कूट पीट के पाउडर बनाकर यदि हम डालें तो वो जल्दी विलय हो जाएगा। यदि ठोस पदार्थ डाल दें तो वो जल्दी से विलय नहीं होता है। और ठंडे जल में तो और ज़्यादा नहीं विलय होता, क्योंकि तापमान कम होने पर पदार्थ की विलेयता घट जाती है और तापमान बढ़ने पर पदार्थ की विलेयता तापमान बढ़ने पर पदार्थ की विलेयता बढ़ जाती है और घटने पर घट जाती है। तो कहते हैं कि तापमान जब इंक्रीज हो रहा होता, बढ़ रहा होता, तो विलेयता बढ़ती है। नहीं तो जानते हैं आप चीनी को पानी में घोलिए, चीनी को पानी में घोलिए, ठंडा पानी होगा, जल्दी से घुलेगी नहीं। और अगर गर्म जल में डालेंगे तो वो तुरंत ही थोड़ी देर में गायब हो जाएगी, घुल जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। अल्प विलेय कोई भी पदार्थ है, इस जो भी अल्प विलेय पदार्थ होते हैं, बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो अल्प विलेय पदार्थ होते हैं। तो अल्प विलेय पदार्थ को हम विलेयता ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे लैम्डा एम, लैम्डा यहाँ पर लिख देंगे CeQ, और यहाँ पर अल्प विलेय लवण के बारे में लिखेंगे जैसे कप्पा इंटू 1000 बटे, हमें विशिष्ट चालकता मालूम होनी चाहिए और मोलरता 1000 में चाहिए उसकी, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे लैम्डा लवण। और लवण में क्या होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो अल्प विलेय की चालकता का हम निर्धारण करेंगे, EQ लिख देंगे या यहाँ पर M लिख दें। अगर मोलर चालकता पूछी जाए, तुल्यांक की चालकता पूछी जाए तो EQ, मोलर चालकता पूछी जाए तो M बना दें। तो K इंटू कप्पा इंटू 1000, यहाँ पर लवण होंगे, एक होगा EQ में धन आयन अनंत अंतता पर और एक होगा ऋण आयन। लीजिए इससे अनंत अंतता पर अल्प विलेय चालकताओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब तीसरा आ जाता है, इसको अब रब कर देते हैं। तीसरा नहीं, अगला आ जाता है। अगले को क्या करेंगे? जल का आयनन गुणनफल ज्ञात करने में। जल का जो भी मान दे दिया जाए उसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि जल का फार्मूला होता है H सिंगल बॉन्ड OH, यही होता है जिसे हम लिखते हैं H2O। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के जो गुणनफल होंगे, जो इनके मान दिए जाएंगे, तो इनके मान को हम आयनों के, आयन हाइड्रोजन आयन का कुछ मान होगा, कुछ हाइड्रोक्साइड आयन का मान, जो भी इसका परमानेंट हो, जो भी परमानेंट हो या अलग से किसी विलायक में किसी अन्य पदार्थ में घुला हो तो मान बदल भी सकता है। तो उस समय इनके आयनों के जो मान दिए गए होंगे उनका केवल आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके आपको जल का आयनन गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद में है आयनिक गतिशीलता ज्ञात करने में। आयनिक गतिशीलता ज्ञात करते हैं तो आयनिक गतिशीलता किसके बराबर होती है? आयनिक चाल के बराबर। आयनिक गतिशीलता प्रोपोर्शनल होती है आयनिक चाल के बराबर। आयनिक चाल, आयनिक गतिशीलता बराबर जब हम देखेंगे तो आयनिक गतिशीलता समानुपाती होती है आयनिक चाल के बराबर। यदि आपको अभिगमन करने वाले, यानी कि आयन तो बहुत होंगे, उसमें जो आयन मूव कर रहे होंगे, गमन कर रहे होंगे, तो उन आयनों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। तो हम उन आयनों को ज्ञात करेंगे कैसे? तो उन आयनों को ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला और याद करना होगा एक्स्ट्रा, इसको ऊपर से रब किए देते हैं कि आयनों की अभिगमन की संख्या क्या है, कितने आयन गमन करने वाले हैं। तो हमें दो बातें मालूम होना चाहिए, अभिगमन, आयनों की संख्या, आयनों की संख्या जो गमन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आयनों द्वारा
ले जाई गई विद्युत की मात्रा, जो आयन विद्युत की मात्रा ले जा रहे हैं उसमें भाग हमें केवल किसका लगाना है, कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा, विद्युत की मात्रा। तो जितनी हमने विद्युत धारा की मात्रा यहाँ प्रवाहित की है उस विद्युत धारा की मात्रा आयनों द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा की मात्रा में यदि भाग लगा देते हैं तो क्या ज्ञात हो जाता है हमें, अभिगमन आयनों की संख्या। अब ये कोलराउस का नियम कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाएगा अगला टॉपिक, चालकता। चालकता क्या है, विद्युत आयनों घटकों की चालकता या चालकता का ज्ञात करना, अपघटन, विद्युत विलयनों का अपघटन ज्ञात करना। तो अब अपना टॉपिक है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आए क्या होता है, विद्युत अपघटन, विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट के वियोजन हो जाना यानी उसके आयनों में टूट जाना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट का वियोजन हो जाना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। तो पढ़ते हैं, विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट के विघटन यानी वियोजन की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। वियोजन, विघटन का मतलब है बिगड़ना, यहाँ पर कि विद्युत अपघट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। विद्युत अपघट से क्या बनेंगे, धन आयन और ऋण आयन बनते हैं। तो विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट के विघटन की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। यह विद्युत अपघटनी सेल वोल्टमीटर में संपन्न होती है। विद्युत अपघटनी सेल आप जानते हैं कौन से होते हैं, जिन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके, जिन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा में यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर किया जाता है। घरों में लगे हुए बैटरी, घरों में लगे हुए जो इन्वर्टर की बैटरी होती हैं उनमें पहले हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को रासायनिक, विद्युत ऊर्जा को जो होती है उसको हम रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। फिर अपनी इच्छा के अनुसार जब हम उसको प्रयोग में लाते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में इन्वर्टर के द्वारा बदल दी जाती है। तो ये क्रिया है, कह रहा विद्युत अपघटनी सेल जैसे वोल्ट या वोल्टमीटर में संपन्न होती है। इसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन, देख लीजिए बात लिखिए, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उसमें स्टोर कर लिया जाता है, एकत्र कर लिया जाता है। इच्छा के अनुसार जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको अपने इच्छा के अनुसार उसको उपयोग में लाते हैं, तब उसको रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। जैसे सोलर प्लेट होती है, सोलर प्लेट का काम है वो क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। फिर विद्युत ऊर्जा को अगर यदि वो विद्युत ऊर्जा हम किसी कैसे सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में जैसे बैटरी में हम ले जाते हैं तो विद्युत ऊर्जा वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। कैसे, मान लिया ये सोलर प्लेट है, इसमें सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, ये सूर्य हो गया, ये है सूर्य के प्रकाश यानी कि प्रकाश ऊर्जा, यहाँ से आई, यहाँ से ये दो तार गए, जो तारों में विद्युत ऊर्जा बन गई है उसको हमने एक बैटरी में स्टोर कर लिया। अब इस कहानी को समझिए, जैसे पहले चली है प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा सोलर प्लेट पर पड़ी, वो बदल गई किस में, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को हमने किस में बदल लिया, रासायनिक ऊर्जा में। इसमें हमने 6 प्लेटों में जो 2-2 वाट की लगी होती हैं उसमें एकत्र कर लिया और ये कैथोड और एनोड पर अलग अलग क्रियाएं होती हैं। जब हमने स्टोर कर लिया तो इच्छा के अनुसार हमने इससे लगाया एक इन्वर्टर लगाया। इससे बहुत से हमने उपकरण लगा दिए, जैसे कि टीवी है, घर में लगे हुए बहुत से बल्ब हैं, लाइट हैं और पंखे हैं, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। तो कहाँ से चली, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा दोबारा बदल गई विद्युत ऊर्जा में, जिसने बहुत सी काम कर दिए हैं और आयनों के कारण। तो ये होती है। अब आ जाती है विधि। विधि क्या है,
विधि में विद्युत अपघटन के लिए दो उपयुक्त इलेक्ट्रोडों को हम बताते हैं आपको चित्र के अनुसार। जैसे कोई एक विद्युत अपघट्ट का विलयन भर दीजिए, इसमें दो उपयुक्त इलेक्ट्रोड डालें, इलेक्ट्रोडों को ऐसे डुबो दें, बाद में जैसे जैसे लाइन पड़ेंगे वैसे वैसे इसमें लगाएंगे। तो ये एक को धन बना दीजिए और दूसरे को ऋण, एक को कैथोड दूसरे को एनोड। विद्युत अपघट्ट के विलयन में स्थापित किया जाता है। हमने एक देखिए धनायन और दूसरा ऋणायन स्थापित कर दिया। जब दोनों इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इन इलेक्ट्रोडों में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो धन आयन कैथोड की ओर, यानी कि धन आयन जो होंगे वो यहाँ से निकलेंगे इस धन आयन से, तो कैथोड की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कैथोड की ओर। और ऋण आयन एनोड की ओर गमन करते हैं। इस क्रिया विधि से क्या होती है? विद्युत धारा रासायनिक विद्युत ऊर्जा होती है जो वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और एकत्र हो जाती है इन प्लेटों पर, धन आयन पर ऋण आयन, ऐसे करके धन आयन धन आयन धन आयन ऋण आयन ऐसे स्थापित होते रहते हैं। ये होती है इस पर क्रिया। मान लीजिए आपकी विद्युत धारा में जो अपघटन है, कोई विद्युत अपघट्ट है, तो ऊपर से इसको रफ किए देते हैं, ऊपर ही बताते हैं आपके लिए। जैसे बैटरी में कोई प्रोडक्ट है A+B, यहाँ पर AB कोई विद्युत अपघट्ट है। जब विद्युत धारा डालेंगे, क्या डालेंगे? विद्युत धारा, तो बनेंगे A धनायन और B ऋणायन। क्या बनेगा? A धनायन और B ऋणायन। तो ये B ऋणायन ये होगी एनोड अपक्रिया। क्या होगी? एनोड पर। और ये होगी कैथोड अपक्रिया। और याद रखें, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर सदैव अपचयन होता है। जैसे कि पहले एनोड अपक्रिया, एनोड अपक्रिया में क्या होगा कि ये ऋण आयन अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये विभव, एनोड का विभव सदैव क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण विभव। देखिए, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या वे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है, या वे पदार्थ जिनकी संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, क्या कहलाती हैं अपक्रियाएं? ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ये ऋण आयन है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करा और एक इलेक्ट्रॉन ये उदासीन अवस्था में आ गया। ये ऋण आयन धन आयन की ओर पहुंचा, ऋण आयन एनोड की ओर पहुंचा और इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। और जो इलेक्ट्रॉन की अपक्रियाएं त्याग करती हैं वो ऑक्सीकरण कहलाती हैं, और ये ऑक्सीकरण विभव भी कहलाएगा। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है, या जिनमें क्या होता है, जिनमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही होती है। देख लीजिए, यहाँ पर -1 ऑक्सीकरण संख्या है, जो घात लगी है वो -1 है। यहाँ पर कोई घात नहीं लगी तो 0। माइनस से 0 सदैव बड़ा होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई तो ये ऑक्सीकरण है। तो ये अपक्रिया कहाँ होती है? एनोड पर। इसी प्रकार से कैथोड अपक्रिया, कैथोड अपक्रिया को हम बताते हैं कैथोड पर। कैथोड अपक्रिया में क्या है? ए धन आयन है, ये धन आयन कहाँ जाता है? एनोड पर, और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और क्या आ जाता? उदासीन अवस्था में। अब यहाँ पे बताते, वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है। और दूसरी बात होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का त्याग होता है या ऑक्सीकरण संख्या घट रही होती है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये कैसी हो गई? अपचयन। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन जब अपक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं तो इसे हम कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया।
और रेडॉक्स अपक्रिया के द्वारा ही विद्युत धारा को हम स्टोर कर लेते हैं या स्थापित कर लेते हैं किसी विद्युत अपघटनी सेल में या वोल्ट मीटर में। जैसे रिडक्शन को हम कहते हैं, अपचयन को हम कहते हैं रिडक्शन। ये अपचयन क्या, ऑक्सीकरण को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इसका रेड उठा लेते हैं, ये हो रही है कहाँ पर, कैथोड पर, और ये एनोड पर जो हो रही थी इसका ऑक्स उठा लेते हैं, तो ये बन जाती है रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण अपक्रिया अलग होती है, एनोड पर होती है, और कैथोड पर क्या होती है, अपचयन अपक्रिया होती है। इसके द्वारा ही विद्युत धारा को हम स्थापित करते हैं किसी विद्युत अपघटनी सेल में, और उसमें विद्युत अपघट का विघटन करते हैं। विघटन के द्वारा ही क्या होता है, विद्युत धारा को हम या कहें विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं, और यह क्रिया क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल या वोल्ट मीटर में संपन्न होती है। अब आ जाती है विद्युत अपघट की क्रियाविधि। विद्युत अपघट की क्रियाविधि, अब हेडिंग इसमें डालेंगे विद्युत अपघट की क्रियाविधि। तो विद्युत अपघट की क्रियाविधि को जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम एक कोई प्रोडक्ट ले लें जो विद्युत अपघटनी विलयन बनाता हो, विद्युत अपघट का विलयन बना लेता हो। जैसे हम ले लें सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl को हम एक पात्र में खोलें, इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड स्थापित कर दें। ये NaCl का विलयन भरा हुआ है इसके अंदर, और 2 इलेक्ट्रोड स्थापित हैं। एक धन आयन है, दूसरा ऋण आयन है। तो धन आयन के कहता है कैथोड की ओर, यानी कि धन आयन किसकी ओर, कैथोड की ओर, और ऋण आयन एनोड की ओर। धन आयन जो होंगे वो कैथोड की ओर उल्टी ओर भागते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कैथोड और ये हो जाएगा एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर धन आयन कैथोड के, जब हम जैसे हमने NaCl का विलयन लिया, इसके आयन प्रोड्यूस होंगे जब NaCl अपघटित होगा विद्युत धारा द्वारा, तो एक बनाएगा सोडियम आयन, दूसरा बनाएगा क्लोराइड आयन। क्या बनाएगा, एक बनाएगा सोडियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। विद्युत धारा को हमने इसमें स्थापित किया किसके द्वारा, सोडियम इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोडों द्वारा, जो एक एनोड का काम कर रहा है, दूसरा कैथोड का कार्य कर रहा है। कैथोड पर क्या होगा, यहाँ एनोड पर हो जाएगा ऑक्सीकरण। एनोड का ऑक्सीकरण किस पदार्थ का हो सकता है, क्लोराइड। तो एनोड अभिक्रिया, एनोड अपक्रिया के लिए क्या होगा, क्लोराइड आयन अपना ऑक्सीकरण करेगा। तो क्लोराइड आयन जब ऑक्सीकरण करेगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। लेकिन क्लोरीन को मुक्त अवस्था में आना, ये गैस मुक्त होनी है, तो इसे Cl2 करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 आयन ले आएंगे और 2 आयनों का निष्कासन होगा, और ये होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये होगा इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण। अब इसके बाद में कैथोड अभिक्रिया आ जाएगी, कैथोड अभिक्रिया। कैथोड में क्या होगा कि सोडियम आयन त्यागे गए एक इलेक्ट्रॉन से या विद्युत धारा के द्वारा आए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपचयन होकर मुक्त अवस्था में आ जाएगा, उदासीन अवस्था में, और सोडियम धातु का अवस्था में आ जाएगा। और ये सोडियम धातु किस पर, ये जो है माइनस वाले यानी कि कैथोड पर जमा होने लगेगी। तो ये हो जाएगी कैथोड अभिक्रिया, और जो इसको कहेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। कहने का मतलब है जब सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटनी विलयन में
हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। जैसे हमने ये टैंक लिया, इसमें सोडियम क्लोराइड का लवण भरा हुआ है, इसमें हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया तो सोडियम बनाएगा धन आयन भागेगा कैथोड की ओर, और ऋण क्लोराइड बनाएगा ऋण आयन, ये भागेगा एनोड की ओर। तब जब एक दूसरे का आवागमन होगा तो सोडियम क्लोराइड आयन अपने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को त्याग कर उदासीन अवस्था में क्लोरीन गैस बना लेगा और इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। और सोडियम आयन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जो कहाँ कैथोड पर जाकर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और अपचयित हो जाएगा। इससे रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है और विद्युत अपघटनीय विलयन का विघटन शुरू हो जाता है। और परमानेंट करने से एक अवस्था ऐसी आती है कि संपूर्ण विद्युत अपघट्य का विघटन संपन्न हो जाता है जब तक उसकी क्वांटिटी या कहते हैं कि चलने की क्षमता होती है। अब इनका उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत अपघटनीय विलयनों का उपयोग धातुओं के संक्षारण में, जैसे लोहे के ऊपर निकिल की परत चढ़ाना, कई उत्कृष्ट धातुओं के शोधन में और तमाम गैसें बनाने में, हाइड्रोजन गैस बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अब ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अगले टॉपिक में आपके लिए लेकर आएंगे विद्युत अपघटनीय विलयनों से संबंधित फैराडे के नियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फैराडे के नियम, और ये भी टॉपिक जो हमने कोलराउस के नियम बताया, ये भी टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक क्यों नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें, और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।